हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 71 के बारे में, जिसमें हम उत्तराखंड से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उससे संबंधित जो भी अदर्स इंपोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों, ये सीरीज हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास नाम से फेमस है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट्स को भी जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, कभी कभी वीडियोज़ में क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन बताते टाइम कुछ चीज़ें मुंह से स्किप कर जाती हैं, थोड़ा सा गलत निकल जाती हैं। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स जरूर एक बार चेक कर लें। अगर कोई भी ऐसी मिस्टेक वीडियो में हुई रहती है तो मैं उसे पिनअप कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में, जो आपका प्रीवियस वीडियो का होमवर्क का क्वेश्चन भी था कि किसने हिमाचल बुसहर तथा हूण देश सीमा विवाद सुलझाया था। ऑप्शन है रानी कर्णावती, रानी नेपोलिया, प्रताप शाह या फिर नरेंद्र शाह। तो हिमाचल बुसहर और हूण देश सीमा विवाद दोस्तों रानी नेपोलिया के द्वारा सुलझाया गया था। लेकिन जब ये विवाद सुलझाया गया उस टाइम पे एक्चुअलिटी राजा के रूप में कौन कार्य कर रहा था? नरेंद्र शाह कर रहा था। तो आपको ये दोनों ही फैक्ट याद रखने पड़ेंगे कि हिमाचल बुसहर और हूण देश सीमा विवाद किसने सुलझाया था? रानी नेपोलिया ने सुलझाया था। रानी नेपोलिया कौन थी? यह दोस्तों नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी। नरेंद्र शाह जो कि टिहरी रियासत के 5वें और परमार राजवंश के 59वें राजा होते हैं। एक्चुअलिटी में 1913 से लेकर के 1946 तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। लेकिन दोस्तों 1913 से लेकर 1919 के बीच में इनकी आयु बहुत कम थी। मतलब 1919 में ही वास्तविक रूप से इनका राज्याभिषेक होता है। लेकिन 1913 से 1919 तक नरेंद्र शाह की संरक्षिका के रूप में रानी नेपोलिया कार्यभार चलाती है। इसी कारण इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या? रानी नेपोलिया। कि हिमाचल बुसर और हूण देश सीमा विवाद किसने सुलझाया था? रानी नेपोलिया ने सुलझाया था। कब दोस्तों? 1916 में। और 1916 में आपने सुना होगा डोरी पैमाइश भूमि बंदोबस्त व्यवस्था टिहरी राजवंश में की गई थी। और उसी के तहत दोस्तों हिमाचल बुसर और हूण दो देश सीमा विवाद को रानी नेपोलिया के द्वारा सुलझाया गया था। तो राजा कौन था पूछा जाएगा? नरेंद्र शाह। क्योंकि इसका टाइम पीरियड हम 1913 से दोस्तों 1946 तक ही मानते हैं। लेकिन एक्चुअलिटी में 13 में राजा बनता नहीं है। राजा इनकी संरक्षिका के रूप में कौन काम करता है? रानी नेपोलिया काम करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा रानी कर्णावती किसकी संरक्षिका के रूप में काम करती थी? पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के रूप में काम करती थी। ठीक है, वैसे ही रानी नेपोलिया नरेंद्र शाह की संरक्षिका के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, और रानी नेपोलिया जी को केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, ऐसा भी माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ संरक्षण समिति का गठन जो इससे पहले किया गया था, संरक्षण समिति के तहत ही फिर इसका ये दरबार का फिर कार्यकाज हमारा चलाया जाता था। ठीक है, अब रानी नेपोलिया के बारे में ज्यादा चीज इंपोर्टेंट तो है नहीं, बस इतना आपको याद रखना है। सीमा विवाद सुलझाया था, डोरी पैमाइश भूमि व्यवस्था इन्होंने शुरू की थी। 1913 से 1919 तक इन्होंने उनकी संरक्षा के रूप में कार्य किया था। और इसी के साथ में अब हम बात करें नरेंद्र शाह के बारे में। नरेंद्र शाह परमार राजवंश के 59वें और टिहरी रियासत के 5वें राजा थे। इनकी संरक्षिका थी कौन? राजमाता नेपोलिया। ठीक है, और डोरी पैमाइश भूमि व्यवस्था किस राजा के कार्यकाल में हुई? तो नरेंद्र शाह के कार्यकाल में हुई। राजा आपको याद रखना है। ठीक है, नरेंद्र हिंदू लॉ किसके कार्यकाल में रची गई या लिखी गई? तो हरिकृष्ण रतुड़ी जी ने नरेंद्र हिंदू लॉ लिखा था, जो कि जिसके तहत 4 अक्टूबर 1919 को जो इस संरक्षण समिति का गठन किया गया था उसका कार्यकाल भी समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ साथ दोस्तों 1919 में ही नरेंद्र शाह के द्वारा क्या किया गया था? पंचायतों की स्थापना की गई थी। 1920 में नरेंद्र शाह ने कृषि बैंक की स्थापना करी थी। 1921 में दोस्तों नरेंद्र शाह ने देवलगढ़ की यात्रा करी और वहां पे जो उनका कुलदेवी राजराजेश्वरी देवी का मंदिर था उसका जीर्णोद्धार भी करवाया था। 1921 में ही दोस्तों नरेंद्र शाह के समय पे टिहरी राजवंश में या टिहरी में प्रथम जनगणना हुई। तो टिहरी में प्रथम जनगणना नरेंद्र शाह के समय पे 1921 में हुई थी। नरेंद्र नगर की स्थापना भी दोस्तों नरेंद्र शाह कब करते हैं? 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना करते हैं नरेंद्र शाह। और नरेंद्र नगर की स्थापना के साथ साथ ही यहाँ पर एक ये राजभवन का निर्माण कराते हैं, जो कि 1924 में बनके तैयार होता है। तो नरेंद्र नगर राजभवन का निर्माण कब हुआ? 1924 में हुआ था। और नरेंद्र शाह अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी फिर कहाँ पे? नरेंद्र नगर स्थापित करते हैं। और कब करते हैं? इसके जस्ट एक साल बाद 1925 में ये अपनी राजधानी परिवर्तित कर देते हैं। और वर्तमान में जिस नरेंद्र नगर में जिस स्थान पे इन्होंने राजधानी स्थानांतरित करी थी उसे वर्तमान में नरेंद्र नगर में आनंदा होटल के नाम से जाना जाता है। आनंदा होटल के नाम से इसे जाना जाता है। और अपने नाम से शहर स्थापित करने वाला टिहरी राजवंश का अंतिम शासक या परमार राजवंश का अंतिम शासक कौन था? वह भी दोस्तों नरेंद्र शाह ही थे। इन्होंने वन संरक्षण और वनों से संबंधित भी कई सारे नियम कानून बनाए थे। इन्होंने सड़क प्रसार व्यवस्था को भी अच्छा करने का कार्य किया था। इन्होंने दोस्तों इन्हें अलंकारी की उपाधि भी दी गई है। नरेंद्र शाह को अलंकारी की उपाधि दी गई है। और इन्हें स्थाई लेफ्टिनेंट कर्नल भी बनाया गया था गढ़वाली रेजिमेंट्स का।
और इन्हें लेफ्टिनेंट की भी उपाधि दी गई है दोस्तों। इन्हें LLD की भी उपाधि दी गई है BHU के द्वारा। इन्हें दोस्तों सर और KCSI की उपाधि भी दी गई है, ठीक है। सर और KCSI ये दोनों उपाधियां दोस्तों कीर्ति शाह को भी दी गई थी और नरेंद्र शाह को भी दे दी गई है, ठीक है। और परमार राजवंश का शेर शाह सूरी भी किसको कहा जाता है? नरेंद्र शाह को ही कहा जाता है। इनके टाइम पीरियड पे दो बहुत खतरनाक घटनाएं हुई थी दोस्तों, जो कि इनके कार्यकाल की कुख्याति के रूप में जानी जाती है। पहला था रवाई कांड या तिलाड़ी कांड, जो कि 30 मई 1930 को हुआ था, और दूसरा था श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु। इन दोनों घटनाओं के बाद में काफी विरोध होता है नरेंद्र शाह का। ये अपने राज्य को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहता था दोस्तों। इसी कारण यह करता है, देश विदेश घूमता है, लेकिन इसका देश विदेश घूमना ही इसके राज्य को ले डूबता है। और इतने अन्याय कर देते हैं यहाँ के, जब राजा देश विदेश में मजे कर रहा था, घूम रहा था, वहां से स्कीम्स लेके आते थे, यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के नाम पे उनमें कुछ भी नहीं होता था। सोचा इन्होंने बहुत कुछ था, लेकिन इनके टाइम पीरियड पे टिहरी में उतना ज्यादा विकास नहीं हो पाया, ठीक है। और इनके बारे में काफी जो इतिहासकार होते हैं हमारे आलोचना भी करते हैं कि राजा देश विदेशों में घूमने में ही व्यस्त रहे, लेकिन उन्होंने अपनी आम जनता का कभी मतलब जो उनका दुख दर्द था जानने की कभी कोशिश नहीं करी, ठीक है। और भी दोस्तों कई सारी चीजें हैं इनके बारे में, जैसे कि छात्रवृत्ति निधि की स्थापना करते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना करते हैं, हुजूर कोर्ट की स्थापना करते हैं, प्रताप जो पहले हमारा हाई स्कूल था उसे इंटर कॉलेज तक स्थानांतरित करते हैं, कन्या पाठशाला की ये स्थापना करते हैं, आधुनिक चिकित्सालय या आयुर्वेदिक चिकित्सालय का ही निर्माण करते हैं। तो काफी सारी चीजें हुई थी इनके टाइम पीरियड पे। फिलहाल आप इतना कीजिए, और आपको और डिटेल्स में पढ़ना है दोस्तों तो उत्तराखंड हिस्ट्री वाली हमारी एक प्लेलिस्ट है, आप उस पर चले जाइए, वहां से आपको और चीजें मिल जाएंगी। तो ये था दोस्तों इनका आंसर क्या? रानी नेपोलिया, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा उत्तराखंड का एक उत्तराखंड स्पेशल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट का बैच हमारी एप्लीकेशन पे शुरू हुआ है। अगर आप उस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों कर सकते हैं। उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 7,000 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो अगर आपने हमारी एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करी हुई है तो हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां पर स्टोर वाले सेक्शन में जाके आप उन टेस्ट को लगा सकते हैं दोस्तों। आपकी प्रैक्टिस, अगर आपने उत्तराखंड अच्छे से पढ़ी है और आप उत्तराखंड में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और अपने नॉलेज को और गेन करना चाह रहे हैं, तो आप वो प्रैक्टिस सेट का बैच जरूर ले लें उत्तराखंड वाला। और अगर आपकी उत्तराखंड अच्छी है, आपकी सारी तैयारियां अच्छी हैं, तो दोस्तों जैसे अक्टूबर नवंबर में आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, तो आप उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट वाला बैच जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां से आपको एक्चुअलिटी में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का नॉलेज रहेगा। एग्जाम हॉल में का थोड़ा प्रेशर रिलीज वाला ऑप्शंस रहेंगे, तो आप एक बार वहां पे जाके प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लें। भले ही दोस्तों डेमो प्रैक्टिस सेट लगाएं, काफी जो फ्री कंटेंट है वहां पे कम से कम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में मिल जाते हैं, आप एटलीस्ट उनको जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको वहां से फिर दोस्तों हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास आर्मेक्स 21 का समापन कहाँ किया गया, ठीक है। तो तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास थल सेना, जल सेना और नौसेना, ठीक है, तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास का जो समापन था आर्मेक्स 21 नाम से तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास जाना गया, जिसका समापन उत्तराखंड में किया गया था। याद रखना, आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैंने कराया भी था। और इसकी शुरुआत 10 मार्च से लद्दाख से हुई थी और इसकी समाप्ति हुई थी 6 जुलाई उत्तराखंड में, ठीक है। तो आर्मेक्स 21 क्या था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये क्या था? तीनों सेनाओं के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा प्रश्न है कि द हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन? हमारे एडविन टी एटकिंसन साहब, ठीक है। तो एटकिंसन साहब यूके ट्रिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार इनसे प्रश्न पूछे आते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था दोस्तों एडविन फेलिक्स थॉमस एटकिंसन, एडविन फेलिक्स थॉमस एटकिंसन। इससे पहले दोस्तों इनके बारे में एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि एटकिंसन मूलतः किससे संबंधित थे? तो मूलतः दोस्तों ऑप्शन में देखिए इतिहासकार भी था, ऑप्शन में कीट विज्ञान शास्त्री भी था। आयोग ने आंसर दिया था क्या? कीट विज्ञान शास्त्री। तो मूलतः जो एटकिंसन थे ना, कीट विज्ञान शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। इतिहासकारिता का काम तो इन्होंने बाद में किया था, ठीक है। तो मूलतः क्या थे? कीट विज्ञान शास्त्री थे। इसी के साथ साथ एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी थे, एक लेखक भी थे। और मूलतः किस देश के निवासी थे, यह प्रश्न भी एक बार पूछा जा चुका है। तो आयरलैंड के मूलतः निवासी थे। इनका जन्म 6 सितंबर 1840 को आयरलैंड में हुआ था, और उसके बाद में इनकी मृत्यु दोस्तों 15 सितंबर 1890 को कोलकाता में हुई थी। और एक प्रश्न इनसे यह भी इंपॉर्टेंट है कि एडविन टी एटकिंसन साहब की मृत्यु किस रोग से हुई थी? तो ब्राइड्स नामक रोग से इनकी मृत्यु हुई थी। अब एटकिंसन साहब के बारे में दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत या उत्तराखंड के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो एडविन टी एटकिंसन के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। इनकी पुस्तक है द हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस नामक, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों इनकी एक और काफी फेमस पुस्तक है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। क्या? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर भी किसकी पुस्तक है? ईटी एटकिंसन साहब की ही पुस्तक है। इतनी चीजें आप दोस्तों एटकिंसन साहब से डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं कि चौफुला है, चौफुला क्या है दोस्तों? नृत्य है, आभूषण है, अभिलेख है या गुफा है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, काफी बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चौफुला क्या है दोस्तों? नृत्य है। अब चौफुला नृत्य है, इससे भी कई ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाता है दोस्तों कि जो हमारे उत्तराखंड के गांधी हैं इंद्रमणि बडौनी जी, उनका संबंध कौन से नृत्य से था? तो उनका संबंध दोस्तों चौफुला केदार नृत्य से ही था। इसी चौफुला को दोस्तों कभी कभी इसका पूरा नाम हम कहते हैं चौफुला केदार नृत्य, चौफुला केदार नृत्य। तो इंद्रमणि बडौनी जो कि उत्तराखंड के गांधी कहे जाते हैं, मूलतः उनका संबंध किस नृत्य से था या मूलतः उनको किस नृत्य में महाशय हासिल थी? इस टाइप का एक प्रश्न बनता है एग्जाम में, जो कि पहले शायद बना हुआ भी है। तो कौन से नृत्य में हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा हमारा चौफुला केदार नृत्य में। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। इनका जन्म 24 दिसंबर 1925 को हुआ था। कब? 24 दिसंबर 1925 को हुआ था। और इनके जन्म दिवस को ही, यानी कि 24 दिसंबर को ही दोस्तों उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस भी मनाया जाता है। क्या? उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस। उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस इंद्रमणि बडौनी जी के जन्मदिन के अवसर पर ही बनाया जाता है। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। ठीक है, 24 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। और कौन से नृत्य में महाशय हासिल थी? चौफुला केदार नृत्य में। अब थोड़ा सा चौफुला केदार नृत्य के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। चौफुला केदार नृत्य दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री या पुरुषों द्वारा एक साथ किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, टोली बनाकर जो नृत्य किया जाता है, एक साथ नृत्य जो किया जाता है, वो चौफुला केदार नृत्य था। इस नृत्य की दोस्तों विशेषता यह है कि ये क्या है? श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। तो प्रश्न कभी आपसे पूछा जाता है कि चौफुला केदार किस प्रकार का नृत्य है? श्रृंगार भाव प्रधान यहाँ पे नृत्य है। इस नृत्य की विशेषता यह है कि इस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। खाली हाथों की ताली, पैरों की छाप, झांझन की झनकार, या आपने जो भी आभूषण पहने रहते हैं पाँव में, कुंडल, बिच्छू बिच्छू, इन सब की आवाज से नृत्य किया जाता है। इसी कारण अपने आप में ही काफी विशेष महत्व इसका माना जाता है। ठीक है, और इस नृत्य में जो भी पुरुष लोग नृत्य करते हैं उसे कहते हैं चौफुला, और जो स्त्रियां नृत्य करती है उसे कहते हैं चौफुलो। चौफुलो खेलना, चाफला खेलना, ये अलग अलग चीजें यहाँ से इनके प्रयोग करती हैं। और चौफुला नृत्य के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसिद्ध करने के लिए इस नृत्य का प्रयोग किया था, और उन्होंने अपने पायल की झनकार या बिच्छू बाली जो भी पहनते हैं आभूषणों से वो नृत्य किया था। इसी कारण यह नृत्य अपने आप में ही एक अद्भुत विशेषता प्रस्तुत करता है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। और चौफुला जो हमारा नृत्य है दोस्तों, इस नृत्य के बारे में सबसे खास बात यह भी है कि यह जो नृत्य है बिहू और गरबा श्रेणी का नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अब आपको बताना है कि बिहू कहां का नृत्य है, गरबा कहां का नृत्य है। बहुत सरल से क्वेश्चन है, लेकिन जो हमारा चौफुला नृत्य है इसकी शैली या नृत्य शैली बिहू और गरबा श्रेणी की ही मानी जाती है। इतने पॉइंट आपको दोस्तों चौफुला केदार नृत्य से याद रखने हैं। तो जैसे चौफुला क्या है पूछा गया था, नृत्य है, ऐसे दोस्तों आगामी समय में पूछा जा सकता है कि छोपती क्या है, छोपती भी नृत्य है। ऐसे पूछा जा सकता है कि घुघुती क्या है, घुघुती भी नृत्य है। बहला बहला क्या है, ये भी नृत्य है। तांदी क्या है, ये भी नृत्य है। सरौ क्या है, ये भी नृत्य है। बुढ़ियात क्या है, ये भी नृत्य है। मंडाण क्या है, ये भी नृत्य है। लंगवीर क्या है, ये भी नृत्य है। झुमेलो क्या है, ये भी नृत्य है। चांचड़ी क्या है, ये भी नृत्य है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। रणभूत क्या है, नृत्य है। पवाड़ा क्या है, नृत्य है। जागर क्या है, नृत्य है। झोड़ा क्या है, नृत्य है। बैर क्या है, नृत्य है। भगनौल नृत्य, छोलिया नृत्य, ये सारे क्या है दोस्तों हमारे नृत्य हैं। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों, परीक्षा वाणी में लेसन नंबर 10 उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व, यहां से 2 प्रश्न एग्जाम में हमेशा बनते हैं। तो जो 10वां लेसन है परीक्षावाणी में, जिला दर्शन के बाद में इस लेसन को घोट घोट के पी जाओ और सब कुछ, मतलब अगर आप उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक एग्जाम पेपर हुआ था उस पेपर को देखेंगे ना, तो आपको इस 10वें लेसन में से 5 से 6 प्रश्न मिल जाएंगे। क्योंकि उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेजेंट टाइम पे आर्ट एंड कल्चर से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आर्ट एंड कल्चर मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हिस्ट्री आयोग ने पूछना कम कर दिया थोड़ा, आर्ट एंड कल्चर को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। क्यों? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से जो आपकी ये पोस्टें हैं, जैसे आप पंचायती राज विभाग की जॉब करना चाह रहे हैं, आप स्पेशली आप गांव की आप ऐसी जॉबें अभी करेंगे जो कि लोगों को हैंडल करने वाली है, तो वहां पर उत्तराखंड गवर्नमेंट या फिर उत्तराखंड का आयोग ये कोशिश कर रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड के कल्चर को समझें, उत्तराखंड की भाषाओं को समझे। तो आप इसलिए दोस्तों इस लेसन पे आपको विशेष महारत हासिल करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? यह प्रश्न भी पूछा गया एग्जाम में। तो उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत दोस्तों 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। अब दोस्तों ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई थी, या पंचायती राज व्यवस्था मतलब कब से लागू हुई थी? ठीक है, तो 1993 से यहाँ पे उत्तराखंड में सुचारू रूप से हमारी पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई थी। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा पंचायती राज संशोधन विधेयक, जो कि हमारा 73वें संविधान संशोधन के तहत 73वां संविधान संशोधन जो हमारा 1992-1993 के बीच में हुआ था, उसी के तहत हमारे पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने का ऐलान कर दिया था। ठीक है, और उसी के तहत जो हमारा 74वां संविधान संशोधन था 1992 वाला, उसी के तहत नगरीय शासन प्रणाली या नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली को पूरे देश में लागू करने की बात कर दी गई थी। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। देखिए, एक नाम आता है हमारा स्थानीय स्वशासन, और स्थानीय स्वशासन के 2 पार्ट होते हैं, पंचायती राज और नगर निकाय।
नगर निकाय। आपने पढ़ा होगा स्थानीय। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और स्थानीय स्वशासन प्रणाली कब से लागू हुई थी? 1882 से लागू हुई थी। यहीं से दूसरा प्रश्न बनता है दोस्तों कि भारत में पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऐसे ही प्रश्न बनता है उत्तराखंड में भारत में नगर निकाय प्रणाली के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को ही जाना जाता है। अब यहीं से एक दो प्रश्न और है दोस्तों कि पंचायती राज के बारे में आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक बताया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 9 में जो हमारा आर्टिकल नंबर 243 है वहां पे पंचायती राज की बात की गई है और नगरीय शासन प्रणाली की बात की गई है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ में पंचायती राज संबंधी जो हमारा अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची है। और नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली संबंधी जो हमारी अनुसूची कौन सी है? वो है दोस्तों अनुसूची 12। तो इतने जो ये बेसिक से क्वेश्चन है। और अभी तक आपको याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड में जो नगर निकाय प्रणाली लागू है ना, वो यही वाली है 1916 वाली। लेकिन पंचायती राज विधेयक को उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा अपडेट कर दिया है। और यहां से भी दोस्तों एक प्रश्न ये बनता है कि उत्तराखंड राज्य ने स्वयं का पंचायती राज विधेयक कब लागू किया? तो 4 अप्रैल 2016। रामबाण क्वेश्चन है, 4 से 5 बार यूके ट्रिपल सी पूछ चुका है कि उत्तराखंड राज्य ने स्वयं का पंचायती राज विधेयक कब पारित किया? 4 अप्रैल 2016। और दोस्तों देख लेना, अगर वीडियो का एग्जाम हुआ ना, ये प्रश्न पक्का आएगा, ये प्रश्न पक्का आने वाला है, इस बार फिर से आएगा ये प्रश्न, ठीक है। और पंचायती राज प्रणाली, नगरीय शासन प्रणाली, स्वायत्त शासन प्रणाली, पॉलिटी और उत्तराखंड के संदर्भ में बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि जो आपके एग्जाम है अभी पंचायत लेवल के बहुत सारे एग्जाम्स है उसमें, तो वहां पर आपको इससे प्रश्न बनेंगे। उत्तराखंड का पंचायती राज विधेयक जो कि 2019 में संशोधित हो चुका है दोस्तों, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के संदर्भ में, उसे भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। और आपको शायद मेरे एप्लीकेशन में वो वीडियो डाली भी हुई है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इतने पॉइंट दोस्तों आप यहाँ पे याद करें। और ये उत्तराखंड राज्य का जो पंचायती राज विधेयक है, ये संशोधित कब हुआ था? 2019 में ये संशोधित भी हो चुका है। तो ये बेसिक सी कुछ जानकारियां, ये दोस्तों बहुत कम जानकारियां हैं, लेकिन आपको इससे अच्छी जानकारियां पढ़नी है, ठीक है। और पंचायतों में महिलाओं को दोस्तों 50% का आरक्षण प्राप्त है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में तो हम, हाँ, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, वह था भारती चंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद या ज्ञानचंद। अब यार दोस्तों ये ऐसे प्रश्न है जो मैं आपको करीबन करीब पता नहीं हर वीडियो में बताता हूँ शायद, ठीक है। तो चंद राजवंश का प्रथम शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, वो था दोस्तों ज्ञानचंद। और इसी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ज्ञानचंद को एक उपाधि दी गई दोस्तों। किसकी उपाधि दी गई? गरुड़ की उपाधि दी गई। इसी कारण इस ज्ञानचंद को हम दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जानते हैं, जिसे चंद राजवंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजाओं के रूप में भी जाना जाता है। और चंद राजवंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक के रूप में भी किसको जाना जाता है? इसी गरुड़ ज्ञानचंद को जाना जाता है। पहले इसका नाम सिर्फ ज्ञानचंद था, लेकिन बाद में जब उसे फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि दी, तो इसे हम कहते हैं गरुड़ ज्ञानचंद। और यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि चंद राजवंश का पहला शासक जो कि दिल्ली दरबार में गया था या फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था, वो कौन था? वो भी था दोस्तों ज्ञानचंद। और जैसे ही दरबार में गया तो ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक शिकार कर रहे थे, तो भाई ज्ञानचंद पहुंचा उसके पास में, तो फिरोज शाह तुगलक बहुत समय से क्या कर रहे थे? तीर मार रहे थे, और गरुड़ का शिकार नहीं हो रहा था। ज्ञानचंद गया, भाई ज्ञानचंद ने मारा एक भाला, मतलब चाकू था उसके पास में, ऐसे ही उसने चाकू फेंक के मारा इधर देख के, और सीधे गरुड़ घायल हो गया, मतलब नीचे गिर गया। तो उसके बाद में ऐसा माना था फिरोज शाह तुगलक गरुड़ ज्ञानचंद को देख के, मतलब ज्ञानचंद को देख के बहुत मतलब एक हिसाब से बहुत खुश हुए थे वो, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा यार तू बहुत खतरनाक आदमी भाई, तेरे को मैं गरुड़ की उपाधि देता हूं। तो इसी क्योंकि गरुड़ को मारा था तो गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक था या मोहम्मद बिन तुगलक था? ये भी एक कंफ्यूजन है। कहीं कहीं किताब में फिरोज शाह तुगलक दिया गया, कहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक दिया गया। तो क्या होता है? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, एमईटी। तो ये भी कंफ्यूजन है। इतिहास की किताब में, अजय राउत जी की किताब में खुद दोनों ही लिखे हैं, तो अब ये दोनों ही आपको याद रखने पड़ेंगे। वैसे आंसर फिरोज शाह तुगलक है, जो कि आयोग भी मान चुका है। अब ज्ञानचंद 1365 से लेकर 1420 तक शासन पे बैठे रहता है, ठीक है। और इसी का पुत्र बाद में होता है दोस्तों, क्या, कौन? ध्यानचंद, ठीक है। इसी के साथ में कटिहार विद्रोह में भी ये शामिल होता है। कटिहार विद्रोह से एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि जब कटिहार के राजा खड़को सिंह ने कुमाऊं के राजा ज्ञानचंद से मदद ली थी, तो इसका वर्णन कौन सी किताब में है? तो तारीख ए मुबारक शाही किताब में हमें इसका वर्णन मिलता है कि जब कटिहार विद्रोह हो रहा था, तो उस टाइम पे कटिहार के शासक ने किसके दरबार में शरण ली थी? तो चंद राजवंश के शासक ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद के दरबार में ही शरण ली थी, जिसका जिक्र हमें तारीख ए फिरोज शाही या मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक में मिलता है। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक में मिलता है। और ये ज्ञानचंद जो था विष्णु का उपासक था। इसका राज्य चिन्ह था घड़ी। वैसे चंद राजवंश का दोस्तों राज चिन्ह
मतलब राजमाता तो गाय थी और राज चिन्ह कहा जाता है कि गरुड़ था, ठीक है। और गरुड़ राज चिन्ह इसी के बाद में माना जाता है। और विष्णु का उपासक इसे माना जाता है। सूर का विजेता भी ज्ञानचंद को कहा जाता है, ठीक है। सूर को जीतने वाला प्रथम चंद्रवंशी शासक के रूप में हम ज्ञानचंद को जानते हैं। मझेरा ताम्रपत्र का संबंध ज्ञानचंद से है दोस्तों। सेरा खड़को ताम्रपत्र का संबंध भी किससे है? ज्ञानचंद से है। और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चंद्र शासक भी कौन था? ज्ञानचंद था। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, किसका पुत्र था? अभय चंद का ये पुत्र था। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करना है। इसका एक और प्रसिद्ध सेनापति था दोस्तों, सेनापति जो कि चंद्र राजवंश में इसका एक प्रसिद्ध सेनापति भी था दोस्तों, जो कि चंद्र राजवंश में राजभक्ति हेतु काफी फेमस है। उसका नाम है नीलू कठायत। नीलू कठायत इसका सेनापति था, गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल बोले तो कौन सी जेल थी दोस्तों? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, वो थी हमारी अल्मोड़ा जेल। और कब स्थापित हुई थी? 1816 में अल्मोड़ा जेल स्थापित हुई थी। किसने करी थी दोस्तों? कमिश्नर ट्रेल था इस टाइम पे। ट्रेल के द्वारा अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की गई थी? 1816 में की गई थी। तो कुमाऊं गढ़वाल की पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1816 में स्थापित हुई थी, ठीक है। अब दोस्तों जेल तो 1816 में स्थापित हुई थी। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहाड़ का पहला थाना कहां स्थापित हुआ था? तो पहाड़ का पहला थाना भी दोस्तों अल्मोड़ा में ही स्थापित हुआ था। और अल्मोड़ा थाने की स्थापना कब की गई थी? 1837 में दोस्तों अल्मोड़ा थाने की स्थापना भी की जाती है। अब देखिए अल्मोड़ा जेल जो कि कुमाऊं गढ़वाल की सबसे पहली जेल मानी जाती है, 1816 में स्थापना हुई थी। इसी के साथ में दूसरी जेल है दोस्तों हमारी, कौन सी? पौड़ी जेल। पौड़ी जेल। अब पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई थी? किसी किसी किताब में 1821 है, किसी किसी किताब में 1827 है, किसी किसी किताब में 1850 है। लेकिन एक्चुअलिटी में सबसे जो राइट आंसर मैं कहूंगा 1821 होना चाहिए, क्योंकि पौड़ी जेल की स्थापना भी ट्रेल के समय पर ही हो गई थी, ठीक है। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि नैनीताल जेल की स्थापना कब हुई? नैनीताल जेल की स्थापना कब हुई? 1902 1903 के आसपास में नैनीताल जेल की स्थापना हुई। इससे भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जो कि लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में, कि संपूर्णानंद खुली व सेंट्रल जेल किस जनपद में स्थित है? उत्तराखंड में। तो संपूर्णानंद सेंट्रल एवं खुली जेल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत भी दोस्तों सितारगंज में हमारी ये जेल स्थित है। कौन सी? संपूर्णानंद खुली व सेंट्रल जेल। और इसकी स्थापना लगभग दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 1960 के आसपास में टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी, 60 के दशक में। तो इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। पहाड़ का पहला थाना अल्मोड़ा थाना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1837 में हुई थी। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक किसके द्वारा शुरू किया गया था? कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल द्वारा, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा, राजाजी नेशनल पार्क देहरादून द्वारा, या फिर नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली द्वारा। दोस्तों उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम हो, फिर से कह रहा हूं, नेशनल पार्क और वन्यजीव विहार या तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछेंगे या फिर करंट अफेयर से जोड़ के एग्जाम में पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर, ठीक है। ये ऐसे एडिशनल टॉपिक है ना, ये टॉपिक्स तो आपको कभी गलत करने ही नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया था गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी के द्वारा। आप दोस्तों थोड़ा बहुत जान लेते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में भी। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? वह है गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसका क्षेत्रफल लगभग हमारा 2390 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1989 में गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क हैं दोस्तों? उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं। उत्तराखंड में कितने वन्यजीव विहार है दोस्तों? उत्तराखंड में हमारे कितने? 7 वन्यजीव विहार है। उत्तराखंड में कितने संरक्षण आरक्षित हैं दोस्तों? तो उत्तराखंड में हमारे 4 संरक्षण आरक्षित हैं। उत्तराखंड में कितने हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं दोस्तों, या जैव संरक्षित क्षेत्र हैं दोस्तों? वो है हमारे एक, खाली नैना देवी, ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसी के साथ में पूछा जाता है उत्तराखंड में कितने विश्व धरोहर हैं? तो 2, फिलहाल 2, मतलब फूलों का राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी और हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्स हैं हमारे 1 वाले टॉपिक से आपको याद रखने हैं। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहला नेशनल पार्क था दोस्तों एशिया का ही या उत्तराखंड का 1936 में। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, सबसे बड़ा नेशनल पार्क था। इसी के द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम पथिक को भी शुरू किया गया है। इसी के साथ में राजाजी नेशनल पार्क दोस्तों 3 वन्यजीव विहारों को मिलाकर इसकी स्थापना हुई थी कब? 1983 में। और 3 जनपदों में इसका विस्तार पाया जाता है, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार। देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार में। और राजाजी नेशनल पार्क का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसी के साथ में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, मैंने ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसी के साथ में है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हमारी कितने कब हुई थी? 1980 में हुई थी। तो ये हो गया दोस्तों पूरा पोस्टमार्टम। देखिए पोस्टमार्टम सीरीज है तो पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं, और कितनी बार मैं ये पोस्टमार्टम कर चुका हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित ग्लेशियर या जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया था? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय
नैनीताल में स्थित है, सभी को पता है। स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड जो हाईकोर्ट का मुख्य भवन है उसकी स्थापना किसने करी थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और उसका वास्तुकार कौन था ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्रम के हिसाब से उत्तराखंड देश का हमारा कौन सा 20वां उच्च न्यायालय था। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न पूछा गया कि किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया था? तो उत्तराखंड के दो ग्लेशियर को दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर और इसी के साथ में यमुनोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा नदी और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना नदी, इन चारों चीजों को उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा सन 2017 में दोस्तों जीवित प्राणी, जीवित ग्लेशियर या फिर जीवित मनुष्य का दर्जा दिया गया था। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया था? गंगोत्री ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा नदी, इसी के साथ में यमुनोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना नदी को सन 2017 में दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा जीवित मनुष्य, जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया था। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा था कि जैसे आप अपने मनुष्यों की देखभाल करते हो, अपने घर वालों की देखभाल करते हो, एक जीवित प्राणी की जान जैसे महत्वपूर्ण है, सरकार जीवित प्राणियों के बारे में सोचती है, तो सरकार को ग्लेशियरों के बारे में भी सोचना चाहिए इनके, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर आपको पता है कि सर्वाधिक तेजी से पिघलने वाला हमारा ग्लेशियर है प्रेजेंट टाइम पे, तो इसी कारण इसमें यह ऑर्डर पास हुआ था। तो इतने पॉइंट आपको यहां से नॉर्मली याद रखने हैं। अब देखिए गंगोत्री ग्लेशियर कहां स्थित है दोस्तों? उत्तर काशी जनपद में स्थित है। यमुनोत्री ग्लेशियर कहां स्थित है? उत्तर काशी जनपद में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर कहां स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। कफनी ग्लेशियर कहां स्थित है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर कहां स्थित है? ये भी बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। इतने पॉइंट आपको यहां से नोट डाउन करने हैं। और आज का दोस्तों आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि काशीपुर उधमसिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, या फिर अगला है इनमें से कोई नहीं। और राष्ट्रीय प्रबंधन, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? काशीपुर उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? इन सारे प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं दोस्तों। और वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर आपने उत्तराखंड पढ़ ली, अगर आप दोस्तों प्रैक्टिस करना चाहते हैं उत्तराखंड टॉपिक वाइजली, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा उत्तराखंड वाली। वो मैं मेरे हिसाब से तो यार सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है उत्तराखंड की। और उस टेस्ट सीरीज को लगाने के बाद में या उन क्वेश्चंस को लगाने के बाद में आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक की जरूरत नहीं है उत्तराखंड के लिए। और अगर आप नॉर्मली अलग प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करना चाहते हैं क्योंकि पेपर जल्दी होने वाले हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट का दूसरा बैच ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप समय आ गया है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने का। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो यार, सिलेबस कंप्लीट होगा उसी के बाद में प्रैक्टिस सेट पे ज्वाइन करना। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।